19-20 जी, आप तशरीफ़ ले आएँ। शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट की डिस्कशन हमारी चल रही थी। अब आप आ जाएं पेज 10 पे। होमवर्क सवाल हो गया था मैन्युफैक्चर डीलर लेसर का। कहाँ से शुरू करना होता है? घंटे बाद, कॉस्ट और फेयर वैल्यू से। अच्छा जी, लेसी ने डिस्क्लोजर कौन से देनी है? लेसी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट लीजेस फॉर विच इट्स इज लेसी इन अ सिंगल नोट। एक ही नोट बना दें, पेज नंबर 9, और सेपरेट सेक्शन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं साइड पे बना दें नोट। However, a lessee need not duplicate the information that is already presented elsewhere in financial statement. लेकिन डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें नजर आ रही तो दोबारा उनको इधर डालने की जरूरत नहीं। इनको बुक ला दें भाई। अच्छा, if that information is incorporated by cross reference in the single note or separate section about lease. सर्च किधर है? ये ओके। उसको बुलाएं, बिलाल को। इधर किधर है सर्च? ओके। अच्छा, ये ना हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बुक अच्छा वो बिलाल, वो ये मसला मैं कह रहा हूँ, ये दूसरे वाले वन नोट में चीज़ें खुल नहीं रही हैं। ये देखो, ये फाइलें हैं, तो इसको देखो, ठीक है? बुक ला दो और वो डायग्राम्स बनवाओ। अच्छा, ये हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जैसे पैकेजेस लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जैसे जा रहा है राइट ऑफ यूज, नोट नंबर 19, यानी नोट नंबर 19 में जाके देख लें क्या राइट ऑफ यूज में के बारे में क्या क्या है। उसमें आरओयू का नोट आ रहा होगा, ओपनिंग एडिशन वगैरह सब कुछ। तो इसे कहते हैं रेफरेंस देना। इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस देना। अच्छा, इधर आए। इधर अब आपको नजर आ रहा है लीज लाइबिलिटीज। लीज लाइबिलिटीज का आगे आपको नजर आ रहा है नोट नंबर 8। तो इसे कहते हैं रेफरेंस देना। एक रेफरेंस देना आपको शायद FR1 में सीखा हो, पीपी का नोट नंबर 18 है। तो असल में बैलेंस शीट पे तो सिर्फ नाम आ सकते हैं चीजों के, उसको रेफर करने के लिए नोट देना पड़ता है कि फलां नोट में जाके देख लें। अब अगर मैं नोट नंबर 19 खोलूं तो उसमें मुझे आरओयू की डिटेल नजर आएगी। अगर मैं नोट नंबर 8 खोलूं तो मुझे उसमें लीज लायबिलिटीज की डिटेल नजर आएगी। ओके, अब ये शुरू वाले सफे किताब के चल रहे हैं। मैंने कहा था कोई मोटी किताब नीचे रख लिया करें, कोई रजिस्टर वगैरह, ताकि आपकी बुक फटे ना। अच्छा, इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं इसे? क्रॉस रेफरेंसिंग। यानी एक चीज को हमने दूसरी चीज से क्या कर दिया है? रेफरेंस क्रिएट कर दिया है और उसका लिंक क्रिएट कर दिया है। तो अब हम खोलने लगे हैं नोट नंबर 8 और उसके बाद हम खोलेंगे, बोले नोट नंबर, नहीं अभी तो दिखा के आया हूं आपको। लीज लाइबिलिटीज का नोट नंबर 18 था और आरओयू का नोट नंबर 18 था। 18 था, 19 था? ठीक है, लीज लाइबिलिटीज। अब ये लीज लाइबिलिटीज का इसने कोई नोट बनाया हुआ है। उस नोट में देखें मेच्योरिटी एनालिसिस है। उस नोट में क्या है? मेच्योरिटी एनालिसिस। नॉट लेटर देन 1 ईयर, लेटर देन 1 ईयर बट नॉट लेटर देन, और मोर देन 5 ईयर इसकी होंगी ही नहीं। बाकी ये कुछ इसने बनाया हुआ है, ये हम नहीं बनाते होते। आई कैप का पैटर्न हो रहा है नोट का, ठीक है जी। तो नॉट लेटर देन 1 ईयर और लेटर देन 1 ईयर बट नॉट लेटर देन, उसने वो सारे को इकट्ठा ही समेट दिया, जिसको हम थोड़ा देर बाद जाके समेटते होते हैं। डन।
आप बता दें ये क्रॉस रेफरेंस किससे हो गया? लीज लायबिलिटीज से। उधर 8 नंबर लिखा हुआ था, इधर 8.1 के तौर पे ये रेफर हो गया। इसी तरह आरओयू का नोट था। अब आरओयू का जो नोट था, पीपी का नोट हमें नजर आ रहा है, पीपी का नोट उससे पहले नजर आएगा। पीपी का नोट नॉर्मली आरओयू, ये पीपी का नोट है बहुत बड़ा सा, नोट नंबर 18 जो आप बनाते होते हैं। और ये पीपी का नोट है आरओयू का, किधर? ये आरओयू का नोट है। ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग चार्ज फॉर द ईयर, क्लोजिंग, नेट बुक वैल्यू, ये 62 मिलियन की बुक वैल्यू ऊपर नजर आ रही होगी। ठीक है जी। और हमने ये भी बताया हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन है आरओयू की, वो थोड़ी सी हमने एडमिन में डाली है और थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन में डाली है। ओके, हमने नोट उसी तरह बनाने हैं जिस तरह आपको सिखा दिया है। हमने नोट उसी तरह बनाने हैं जिस तरह आपको सिखा दिया है। स्टैंडर्ड कह रहा है कम से कम ये सारे नोट बनाने हैं। इनमें से हो सकता है कुछ नोट, कुछ बातें हमारे लिए नई हो, सारी पुरानी ना हो। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था लेसी में आरओयू का नोट बनाना है और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है, और इधर तो एक बारात है नोट्स की, लेकिन बातें आसान आसान सी हैं। ओके, अब पता हमें ये चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक होता है P&L, एक होती है बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और बैलेंस शीट में नोट नंबर लगे होते हैं, उनको नीचे जाके लोग उनकी डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब पढ़ें, ये पहला पैरा समझ आ रहा है। A lessee shall disclose the information about its leases for which it is a lessee. ऐसी लीजेस की डिटेल बताएगा जिसमें ये खुद क्या है? लेसी। इन अ सिंगल नोट, एक ही नोट बना दो। इन्होंने तो सिंगल नोट नहीं बनाया हुआ था, इन्होंने नोट नंबर 8 अलग बनाया हुआ था और नोट नंबर 18, 19 अलग बनाया हुआ था। इन अ सिंगल नोट और सेपरेट सेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक सेक्शन था नंबर 8 और एक था नंबर 19। आपकी मर्जी है, इकट्ठा एक जगह कर दो, मुख्तलिफ जगहों पे फैला दो। लेसी नीड नॉट डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, लेकिन याद रखना अगर मुख्तलिफ जगहों पे फैलाओ तो इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट नहीं करना, कोई चीज बार बार नहीं बनानी। दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड एल्सवेयर इन, जो और कहीं फाइनेंशियल में नजर आ रही है उसको बार बार दो जगह लिख रहे हो तो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। इफ दैट इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रॉस रेफरेंस इन द सिंगल नोट और सेपरेट सेक्शन अबाउट लीजेस, बस उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस रेफरेंस कर दो एक जगह से दूसरी जगह, फिर कोई मसला नहीं। तो डुप्लीकेट करना भी अवॉइड हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस से क्या पता चल जाएगा कौन सी चीज कहां मिल रही है। लेकिन ये लाइनें कोई आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इतनी सी लाइन जानना आपके लिए जरूरी थी कि सिंगल नोट भी बन सकता है और सेपरेट सेक्शंस भी बन सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता कि नोट्स में ही बनाएं। कई दफ़ा कोई चीज़ें P&L बैलेंस शीट के फेस पे भी नज़र आ जाती हैं, तो कई दफ़ा वहाँ पे गुजारा चल जाता है, वो भी खैर है। A lessee shall disclose the following amounts for the reported period. सबसे पहले हम यूजर्स को बताएंगे इस साल हमने डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की। वो डेप्रीसिएशन तो P&L के अंदर ही नज़र आ रही होगी उसका, इसलिए हम भी नोट में नहीं लेके जाते। डेप्रीसिएशन कहाँ नज़र आ रही होती है? P&L के अंदर। और अगला आपने क्या बताना होता है? इंटरेस्ट। आप मुझे बताएं, जो हमने आरओयू और एलएल वाली लीज पढ़ी थी, आरओयू और एलएल वाली लीज पढ़ी थी, आरओयू और एलएल वाली लीज के अंदर आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आता है P&L में। लेकिन कल वाली जो लीज पढ़ी है शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट, उसमें P&L में क्या आता है? खाली रेंट एक्सपेंस। उसमें P&L में क्या आता है? द एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज एंड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट। आप बता दें कितनी चीजें यूजर को बतानी है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस, आरओयू एलएल वाली लीज का, और आगे शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट लीज का रेंट एक्सपेंस, द एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज एंड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। जहां पे आपने क्या ऑप्ट की हुई है? चॉइस। दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज with a lease term of 1 month or less। शॉर्ट टर्म लीज में कोई लफ्ज नहीं है शॉर्टेस्ट लीज, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए लफ्ज बोल रहा हूं। कहते हैं शॉर्ट टर्म लीज में अगर शॉर्टेस्ट लीज हो तो उसको डिस्क्लोज ना भी करो, खैर है। 10-12 दिन के लिए कोई चीज किराए पे ली है ना, तो कहते हैं उसे डिस्क्लोज ना ही करो। हमने कहा फिर कहां दिखाएं? कहते कहीं भी दिखा दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं ना बिजनेस के, उन्हीं में कहीं डाल दो, कहीं दिखाने की और जरूरत नहीं है।
अभी मैंने आपको एक नोट दिखाया है जिसमें सैलरीज आ रही हैं, डेप्रिसिएशन आ रही है राइट ऑफ यूज की, रेंट आ रहा है, शॉर्ट टर्म लीज का रेंट आ रहा है, लो वैल्यू और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये हैं एडमिन एक्सपेंसेस। ये बिजनेस के क्या है? ये मैंने आपको एक बना बनाया नोट दिखाया है, एक बना बनाया नोट दिखाया है जिसमें पॉइंट सी एंड डी, तस्वीर खींचो, पॉइंट सी एंड डी अबव जो है एक्सप्लेन हो रहा है। डायग्राम भी पहली दफा बुक में डाली है तो इसलिए मिसाइल तो होंगे। टू इलस्ट्रेट पॉइंट सी एंड डी अबव। अच्छा, अब हम लोग करते क्या है मुझे बताएं। हम लोग जब P&L बनाते हैं उसमें आपको पता है एडमिन एक्सपेंसेस भी होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, उसमें हम डाल देते हैं सैलरीज, रेंट, इसके अलावा रिपेयर, स्टेशनरी, तो सब चीजों को फेस पे दिखाते हैं। लेकिन कोई बहुत ही छोटी मोटी चीजें हो ना तो उनको हम फेस पे नहीं दिखाते। बास्केट एक्सपेंस उसे हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। कोई चाय पत्ती खरीदी मिसलेनियस में डाल देते हैं, ये तो नहीं मिल्क, पत्ती, चीनी, वो तो फिर P&L ही पूरे 2-3 सफों का हो जाया करेगा। बिजनेस में छोटे 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 इतने खर्चे होते हैं। तो बताएं P&L के अंदर कौन सी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करते जो बिल्कुल माइनर होती हैं, वो कहाँ डाल देते हैं P&L में? अलग नजर आ रही होती हैं या मिसलेनियस में घुसी होती हैं? मिसलेनियस में फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं। अच्छा, नोट मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड 2000। अच्छा, ये मैं बताता हूँ क्या है 40। ये तो मैंने आपको वैसे मिसलेनियस समझाने के लिए बताया ना, ये कोई लीज की एग्जांपल नहीं है कि पत्ती लीज पे ली हुई है। एंड 1000 फॉर लीज ऑफ 20 डेज। ये दिस एक्सपेंस। अब ये जो लीजेस हैं फिर ये कौन सी हैं बताएं? पॉइंट 8 वाली, मोर देन बट विद इन। इनको मैंने क्या कर दिया? डिस्क्लोज, क्योंकि ये 8000 रुपए था, मिसाल दे रहा हूं, ये 8000 रुपए डिस्क्लोज कर दिया। और ये जो 1000 रुपए मैंने 20 दिन के लिए कोई एसेट किराए पे लिया है, इसे मैंने डिस्क्लोज किया या नोट में डाल दिया? ओ खुदा के लिए, ये नोट आप लोगों के लिए बना हुआ है। ये नोट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बनाएंगे, ये नोट आप लोगों के लिए बना हुआ है, ये स्टूडेंट्स के लिए नोट बना हुआ है। ये नोट मैंने कोई रेफर तो नहीं किया ब्रैकेट में नोट नंबर फलां। यूजर्स को क्या नजर आएगा? मिसलेनियस एक्सपेंस कितने हैं? 35। ये यूजर को ये नजर आएगा, यूजर को नजर आएगा कि 3500 के मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। अब यूजर को अगर ये नजर आ रहा है तो यूजर को उसमें पता है इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? खुदा के लिए ये नोट यूजर्स के सामने नहीं जाएगा। ये तो किसके लिए बनाया? आपको समझाने के लिए बनाया है। समझ आ गई बात? तो आप बता दें इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। भाई पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? 2 रुपए इसमें पत्ती पड़ी हुई है, 1 रुपए का इसमें शॉर्ट टर्म लीज पड़ी हुई है, और 0.5 के इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो मैं भी बाद में बताता हूं। तो ये नोट्स आपके लिए बना हुआ है, ये नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं जाएगा। नॉट फॉर यूजर्स, नॉट फॉर फाइनेंशियल, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, बोले 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 नॉट, ऐसा फिक्र ना हो कि बाद में वो भी समझाना पड़े। नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट नहीं डाला जाएगा। ये लिख लें आप भी, लिख लें अगर आए नॉट इनकॉर्पोरेटेड, मतलब अगर आए हैं तो साथ साथ लिखें, फिर क्लास में आने का तो यही होगा ना फायदा। नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या हुआ, सफा नहीं है बुक में? आपकी किधर है? क्यों रह गई हुई है? अच्छा, बुक के बगैर ही। अच्छा जी, भाई उन्हें को टीयर रूम वाली बुक ला दें, उस पर लिख लीजिएगा, बाद में एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा। नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओवर। आपको बात समझ आ गई है? जो दोबारा बताऊं, मतलब ये कि ऐसी शॉर्ट टर्म लीज जो 1 महीने से 12 महीने तक की है उसको तो यूजर को शो करें अलग लाइन बना के, लेकिन जो 10, 12, 15, 20 दिन की लीज है उसको बेशक कहां डाल दें? अब ये लाइन समझ आ गई? दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटेड टू लीजेस विद अ लीज ऑफ 1 मंथ और 1 मंथ और लेस वाली शॉर्ट टर्म लीज होगी, उसकी अकाउंटिंग भी शॉर्ट टर्म लीज वाली होगी, उसकी एंट्रीज भी शॉर्ट टर्म लीज वाली होंगी, लेकिन उसे अलग से उसका रेंट एक्सपेंस यूजर को बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलें। द एक्सपेंस रिलेटेड टू लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। फुल स्टॉप के बाद एक ऐसा फिक्रा लिखा है जो हमने कल नहीं बोला था, वो बताएं इसका मतलब।
एक इसने नया ही कॉन्सेप्ट डाल दिया, शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट, इस पे आप लिखते हैं, ये दूसरी किताब वापस फिर तस्वीर खींच लीजिएगा। शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट क्या होती है, जरा सोच के बताएं। ये तो बिल्कुल एक नई चीज डाल दी इसने। बोले शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट क्या होती है? ऐसा लो वैल्यू, हमने कुछ और पढ़ा था, हमने कहा था या शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू एसेट हो, तो वो लीज की अकाउंटिंग करनी है, डेट और इंस्टॉलमेंट बना के खाली रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अगर लो वैल्यू एसेट की तो आप ऐसे लो वैल्यू एसेट का रेंट एक्सपेंस बेशक, हालांकि वो होगा 11-12 महीने का, लेकिन दिखा इसलिए नहीं रहे होंगे कि एसेट ही क्या है, लो वैल्यू। शॉर्ट टर्म लीज कौन सी नहीं दिखानी? नहीं, पहले इधर पूछ रहा हूं, शॉर्ट टर्म लीज कौन सी नहीं दिखानी? जो शॉर्टेस्ट है, जो 1 महीने से भी कम है। और लो वैल्यू एसेट कौन सा नहीं दिखाना? जो शॉर्ट टर्म है, 10-11-12 महीने के लिए ले लिया। समझ आ गई बात? This expense shall not include the expense relating to short-term lease of low-value assets. Clear? आपको समझ आई? हाँ, क्या समझ आई? ऐसा लो वैल्यू एसेट जो 12 महीने से कम के लिए लिया या 12 महीने के लिए लिया, उसको एक्सपेंस में लेके जाएं, ये तो मुझे भी पता है, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं। दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। मिसाल के तौर पे 500 फॉर शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। मैंने कोई लो वैल्यू एसेट की शॉर्ट टर्म लीज, कुर्सी 4 महीने के लिए लीज पे ले ली। अच्छा, मुझे आपके चेहरे देख के ना अजीब अजीब सी तासुरात आ रहे हैं। तो मैंने कार ली 7 मंथ की लीज पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक मशीन ली 10 डेज की लीज पे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लैपटॉप भी लो वैल्यू एसेट है और कंप्यूटर भी लो वैल्यू एसेट है। लैपटॉप मैंने लिया 2 ईयर्स की लीज पे, कार और मशीन लो वैल्यू नहीं है वो तो। कंप्यूटर मैंने लिया 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये दोनों जो हैं मेरी क्या हैं, शॉर्ट टर्म लीज। असल में मैंने अरसा देख के उस साइड पे बनाई ना, और ये दोनों क्या हैं, लो वैल्यू एसेट। अब आप लोगों ने बताना है कि हमने इसको डिस्क्लोज करना है या नहीं। बता दें किस शॉर्ट टर्म लीज को डिस्क्लोज नहीं करना और किस लो वैल्यू एसेट को डिस्क्लोज नहीं करना। इस तरह आसान होगा। बोलें किस शॉर्ट टर्म लीज को डिस्क्लोज नहीं करना, ये बताएं किस शॉर्ट टर्म, हो वो छोड़ें, मैं रूल पूछ रहा हूं। किस शॉर्ट टर्म लीज को डिस्क्लोज नहीं करना? जो 1 मंथ से। किस लो वैल्यू एसेट को डिस्क्लोज नहीं करना? बार बार आप बोलें, किस शॉर्ट टर्म लीज को डिस्क्लोज नहीं करना? किस 12 महीने से कम के लीज को शो नहीं करना जो 30 दिन से कम हो? किस लो वैल्यू एसेट की लीज को डिस्क्लोज नहीं करना जो, आप बता दें, और बनाना है तो बना भी लें, तस्वीर खींचो। 1 आधा मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम ना लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। नहीं यार ये ना मुझे असल में देखने पड़ेंगे। ये देखो ना, लोन फ्रॉम बैंक जी, 30 दिन से कम या 30 दिन भी हो तब भी देखो देखो 30 दिन से कम या 30 दिन भी हो, आप इतने तो आप बड़े हो गए हो, क्या लिखा हुआ है उधर? तो 30 दिन वाला भी होगा तो MCQ 4 और 5 रखो, उन दोनों में नन ऑफ द अबव डाल दो, खाली ये 2 MCQs डालो बस, और ओके कर दो टेस्ट। ये तो मुझे भेज देना जी। ऐसी शॉर्ट टर्म लीज जो कि 1 महीने से कम है उसको डिस्क्लोज नहीं करना ना, इसको तो डिस्क्लोज, और इसको डिस्क्लोज, क्योंकि शॉर्ट टर्म लीज 1 महीने से। ऐसा लो वैल्यू एसेट जो 1 साल या उससे कम है उसको डिस्क्लोज, इसको करना है। कितने लोगों को यही था जवाब? तस्वीर खींच ली? चलें अब खींच लें। ओके, आगे निकालें, आगे क्या लिखा हुआ है? पॉइंट ई। अच्छा, हमारे सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए हैं, इंटरेस्ट वाला भी, डेप्रिसिएशन वाला भी, शॉर्ट टर्म लीज करेंट एक्सपेंस भी, और लो वैल्यू एसेट करेंट एक्सपेंस भी। एक एक्सपेंस और रह गया हमारा, वो हमने कल पढ़ा था, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि वो जो है ना लीज पेमेंट, वो वेरिएबल लीज पेमेंट एलपी के फॉर्मूले में नहीं जाती है लीज पेमेंट, लेकिन एलपी के फॉर्मूले में, क्योंकि वो फिक्स रेंटल नहीं है, वो सेल की परसेंटेज लगा के, एंड दैट द एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ एलएल। वो एलएल निकालते हुए इग्नोर किए थे, बिकॉज वो किसके हैं? सेल की परसेंटेज लगा के काउंट होते हैं। 2 सफ़े पहले थे, पेज नंबर 4 पे, पेज 5 पे। मुझे वो टैग करें जरा, मैसेज जो मैंने आपको लोकेशन वाला भेजा था। अच्छा, इसको जरा रिवाइज करें। कुछ चीजें पार्ट बनती हैं लीज पेमेंट का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको लीज लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, ROULL वाली एंट्री। कुछ चीज़ें पार्ट बनती हैं वर्किंग वन का, वो ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट हैं जो डिपेंड करती हैं, और अगर ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट हो जो इंडेक्स पे डिपेंड, तो उनको आपने लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाना, बल्कि वर्किंग वन से बारों बार ले जाना है और उसकी एंट्री क्या करनी है? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। The expense relating to variable lease payment that is not included in lease liability, जो लीज लाइबिलिटी के डेफिनेशन में शामिल नहीं किया था, बिकॉज वो किसके ऊपर लगा था? सेल की परसेंटेज लगा के। ओके, आगे चलें। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग ROU, अगर ROU को आपने सब लीज पे दे दिया, जैसे कल हमने पढ़ा था, तो उससे आपने क्या कमाया? इनकम आई होगी या एक्सपेंस आया होगा? इनकम। और यहां तक तो सारी बातें याद होगी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, दोनों का रेंट,
और वो वाले दोनों का रेंट और वेरिएबल लीज पेमेंट का खर्चा, और साथ जो है इनकम फ्रॉम सब लीज। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस, ये तो कैश फ्लो में नजर आ जाएगा ना, यानी टोटल कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या होता है, कौन सा वाला कॉलम, इंस्टॉलमेंट वाला। कौन सा वाला कॉलम, इंस्टॉलमेंट। भाई जरा जाके ये ढूंढ के आए, जरा लोकेशन भेजें इसकी। एडिशंस टू राइट ऑफ यूज, यानी राइट ऑफ यूज में एडिशंस कितनी है, नए एसेट कितने लिए। कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। हर क्लास का नोट अलग अलग बनाना है, जैसे पीपी में बनता था लैंड बिल्डिंग अलग अलग। तो मिसाल के तौर पे कार अलग कैटेगरी है, मशीन अलग कैटेगरी है, एंड सो ऑन। आगे पढ़ें। A lessee shall provide the disclosure specified in para 53. A lessee shall provide the disclosure specified in para 53 in a table form. ये सारा डिस्क्लोजर एक टेबल फॉर्म में बना दें आप, कहते हैं आपकी मर्जी है। Unless another format is appropriate, कहते हैं जो मर्जी आपको appropriate लगे। The amounts disclosed shall include the cost that a lessee has included in the carrying amount of another asset during the year. अच्छा बताएं, leased asset is used in lab equipment is leased from bank and used in generating intangible. बताएं आप, अब लैब इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट कहां डालेंगे, कैरिंग अमाउंट डेप्सियन के नाम से डालेंगे ना, तो लैब इक्विपमेंट के डेप्सियन को कहां डालेंगे, इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालेंगे। लैब इक्विपमेंट ओन्ड वाला है या लीज्ड वाला है, लीज वाला है। तो मुझे सवाल का जवाब दें, क्या ये पॉसिबल है कि एक एसेट दूसरे एसेट को बनाने में हेल्प करे, और वो लैब इक्विपमेंट हमने बाजार से ना खरीदा हो बल्कि amounts disclosed shall also include the cost that a lessee has included in the carrying amount of an other asset. कॉस्ट से मुराद असल में ये है, कॉस्ट से मुराद है, देखिए इधर देखें, डेप्रिसिएशन ऑन लैब इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन लैब इक्विपमेंट। लेकिन कौन सा वाला लैब इक्विपमेंट, विच वॉज लीज्ड। एक मिनट, हैज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट, ऑफ अनदर एसेट। हम क्रिएट कर रहे हैं इंटेंजिबल। अब जरा नोट करें, वो वाली लाइन लेने दें। अब फिक्रा पढ़ लें। द अमाउंट्स डिस्क्लोज्ड शैल इंक्लूड द कॉस्ट्स दैट लेसी हैज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन अदर एसेट। अच्छा जी, पॉइंट 3, a lessee shall disclose the amount of its lease commitments. A lessee shall disclose amount of its lease commitments for short term. अच्छा पहले नीचे पढ़ें जरा, ये पढ़ें जरा, ये डब्बे में जो डाला हुआ है ये समझ आ रहा है।
एबीसी लिमिटेड रिकॉग्नाइज शॉर्ट टर्म लीज एक्सपेंस फॉर डिलीवरी वैन्स, यहां तक रुक जाए, मतलब बताएं, हैज रिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट टर्म लीज एक्सपेंस फॉर डिलीवरी वैन्स, बताएं जी। डिलीवरी वैन्स किसी को समझाएं, डिलीवरी वैन्स हमने, और शॉर्ट टर्म लीज से तो लोगों को नहीं बातें समझ आती ना, मैं कहता हूं कि समझाया करें एग्जांपल देके। डिलीवरी वैन्स हमने 7-8 महीने के लिए किराए पर ली हुई हैं। एबीसी लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस, और इसका रेंट एक्सपेंस भी हमने रिकॉर्ड कर दिया डिलीवरी वैन्स का ड्यूरिंग द ईयर। बट एट ईयर एंड it has new short term lease commitments, not short term lease, it has new short term lease, मतलब बताएं, it has new short term lease commitments। अब हमारा इरादा बन गया और भी कुछ चीजें शॉर्ट टर्म लीज पे लेनी है, फॉर ऑफिस स्पेस, फॉर ऑफिस स्पेस यानी बिल्डिंग, हमारा इरादा बन गया कुछ बिल्डिंग भी शॉर्ट टर्म लीज पे लेनी है। सिंस द पोर्टफोलियोज आर, क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? दोनों क्लासेस डिफरेंट है ना। वो पोर्टफोलियो किसका था? वैन्स का। और ये पोर्टफोलियो किसका है? बिल्डिंग्स का। सिंस द पोर्टफोलियोज आर डिफरेंट, पोर्टफोलियोज की जगह हम अभी तक लफ्ज क्या यूज करते आए हैं? क्लास। इट मस्ट सेपरेटली डिस्क्लोज द आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट्स अंडर IFRS 16 फॉर बिल्डिंग। आप बता दें लोगों को मैं अनकरीब क्या लेने वाला हूं किराए पे? बिल्डिंग। लेकिन अभी ली नहीं, लेकिन लोगों को बता दें कि अनकरीब में लेने वाला हूं। आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट्स का क्या मतलब है? कमिटमेंट्स ऑनर हो गई हैं या अभी वादा किए अगले साल लेनी है? अच्छा फिक्रा पढ़े, आप पॉइंट 3 समझ आ रहे हैं इतनी लंबी एग्जाम्पल पढ़ने के बाद? A lessee shall disclose the amount of its lease commitments for short-term leases. इसको कट। A lessee shall disclose the amount of lease commitments for short-term leases if the portfolio of leases to which it is committed, committed अभी किससे हैं? Vans at the end of period is dissimilar to the portfolio, sorry, to which is committed, मादरत कमिटमेंट कर ली हुई है, मादरत which is committed, कमिटमेंट कर ली हुई है किससे? बिल्डिंग्स। at the end of period is dissimilar to the portfolio to which the lease expense is disclosed. lease expense में से किसका डिस्क्लोज किया होगा इस साल? वेंस का। कमिटेड किससे हैं? बिल्डिंग्स। ओके A lessee, ये पढ़ लें दोबारा। A lessee shall disclose the amount of its lease commitments, commitments बतानी है, commitments से expense बताना है, commitments for short term leases if portfolio of leases to which it is committed is dissimilar to the portfolio to which the expense is disclosed. A lessee that accounts for short term lease or lease of low value assets using recognition exemption shall disclose that fact.
सदा सी बात है, अगर चॉइस ऑप्ट की है तो बताएं कि हमने चॉइस ऑप्ट की है, ये लिखें, अगर चॉइस ऑप्ट की है तो बताएं कि हमने चॉइस ऑप्ट की है। A lessee that accounts for short-term lease or lease of using recognition shall disclose that I have chosen this method. मतलब ठीक, if ROU meet the definition of investment property, मतलब बताएं, we have if ROU meets the definition of investment property, if ROU meet the definition of investment property, पढ़े जरा नीचे, Dolens leases a building from, रुक जाएं, डॉलेंस कौन है? लेसी, और एमसीबी बैंक, एंड रिकॉग्नाइजेज अ राइट ऑफ यूज अंडर IFRS 16। अच्छा ठीक है, फिर डॉलेंस ने ROU रिकॉर्ड कर लिया अपनी किताबों में। इफ देन सब लीजेज द एंटायर बिल्डिंग टू आवर कॉलेज, तस्वीर खींचो, इफ डॉलेंस देन, वैसे तो डालने की जरूरत नहीं, पता तो अकल इतनी तो चल ही रही है, लेकिन फिक्रा बेहतर करने के लिए मैं उससे कह रहा हूं, तस्वीर खींचो। इफ डॉलेंस देन सब लीजेज द एंटायर बिल्डिंग टू आवर कॉलेज टू अर्न रेंटल इनकम। आप बताएं क्या बन जाएगी ये ROU, फिर ROU भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। ओह ये तो आज बड़ी अजीब बात पता चली। अगर ROU को आगे किराए पे दे दें और ROU की नेचर ऐसी हो कि वो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो फिर वो भी क्या बन जाएगी? पीपी को किराए पे देना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनता ही था, लैंड एंड बिल्डिंग पीपी ओन्ड होता था ना, तो लीज्ड को भी आगे किराए पे देना क्या बन जाएगा? If Dolens then subleases the entire building to our college to earn rental income, since the ROU asset is held solely to earn rentals, it means the definition of investment property under IS 40 for Dolens. It से क्या मुराद है? तस्वीर खींचो। सो ROU, अब ROU किसकी डेफिनेशन में पूरा उतर आया है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा वैसे ना उर्दू में पहले लिख लिया करें, लेसी लैंड या बिल्डिंग लीज पे लेके आगे किराए पे दे दे तो IS 40 लगेगा। उर्दू में जरा लिख लिया करें, पढ़ते ही जरा बात समझ आ जाती है, फिर अंग्रेजी से सर मारता रहता है बंदा। अगर लेसी लीज पे लैंड एंड बिल्डिंग देके लेके अगर लेसी लीज पे लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे लेके लीज पे लेके माजरत, अगर लेसी लीज इन माजरत, अगर लेसी, मैं उसको असल में, अगर लेसी लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे लेके आगे किराए पे दे दें तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक और फिक्रा क्या लिखवाया था आपको उर्दू में, किस पॉइंट में? पॉइंट नंबर 4। हाँ, पॉइंट नंबर 4 वाला फिक्रा ये था कि अगर चॉइस ऑप्ट की है तो यूजर को लिख के बता दें कि चॉइस ऑप्ट की है। अच्छा, इफ LSE measures ROU at revalued amount अप्लाइंग IS 16, अगर लेसी किसको मैयर कर रहे हैं? ROU को, किसके ऊपर? revalued अमाउंट पे, अप्लाइंग IS 16, the lessee shall disclose that information required by IS 16 for those। अच्छा वैसे ना आमतौर पे लेसीज ROU को तभी लेके जाते हैं रिवैल्यूड अमाउंट पे जब एसेट की तकरीबन सारी लाइफ के लिए वो लीज पे ले लें।
अगर देखें कि एसेट की लाइफ 6 साल है, आपने 2 साल के लिए लीज पे लिया है, तो उस 2 साल के रेंटल की पीवी को फेयर वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा, वो तो अजीब सी को फिगर होगी, पता नहीं वो क्या होगा। समझ आ रही है ना? लेसी फेयर वैल्यू पे तो एसेट को रिकॉर्ड करता ही नहीं। लेसी किस पे रिकॉर्ड करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। आमतौर पे लेसी सिर्फ वो रीवैल्यू करते हैं एसेट्स को, आरओयू को, जिसमें एसेट की लाइफ 8 साल हो और ये 7-8 साल के लिए लीज पे ले लें। तो पूरी तकरीबन फिर एसेट को रिकॉर्ड ही कर लिया, तो फिर रीवैल्यू करना है तो वो भी साथ साथ करो, ठीक है। तो लेकिन अगर एसेट है 10 साल के लिए, आपने लीज पे 2 साल के लिए लिया है और 2 साल के किराए की पीवी निकाल ली, अब उसकी फेयर वैल्यू क्या निकालेंगे? एसेट की तो फेयर वैल्यू नहीं होगा वो। तो लिखें आमतौर पे पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए अगर आप एसेट लीज पे लें तो फिर उसको रीवैल्यू कर सकते हैं। ओके, आगे चलें, आखिरी दफा पढ़ लें। इफ अ लेसी मैयज आरओयू एट द अप्लाइंग आईएएस 16, द लेसी shall disclose the information required by IAS 16 for those right of use। तो आईएएस 16 के फिर सारे डिस्क्लोजर लगेंगे ना। आईएएस 16 के डिस्क्लोजर कौन से होते थे? वैल्यूअर का नाम बताना होता था, और अगर ये ना होता तो कितनी वैल्यू पे आता, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और वो सारे। चलें जी, गल मुक गई। अब लीज के नोट खत्म हो गए, शुक्र है लेसी के। अब सादा सादा सी बात बता दें। डेप्रिसिएशन बतानी है, इंटरेस्ट बताने, शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट का एक्सपेंस बताने, वेरिएबल लीज पेमेंट बतानी है, इनकम फ्रॉम सब लीज बतानी है, कैश आउटफ्लो बताना है, एडिशंस बतानी है, कैरिंग अमाउंट बतानी है। ये तो तकरीबन वो सारी चीज़ें वही होगी ना, पीपी वाली। और उसके बाद टेबल में बना दें, अनलेस कोई और फॉर्मेट हो उसमें बना दें, और अगर एक एसेट से दूसरा एसेट बन रहा है उसके बारे में बता दें। अगर फिलहाल लीजेस कोई और है, कमिटमेंट कोई और की हुई है, तो कमिटमेंट के बारे में बता दें। कमिटमेंट तो अगले साल से एक्सपेंस में नजर आएंगी ना। और उसके बाद जो है वो अगर शॉर्ट टर्म लीज है और लो वैल्यू एसेट वाली चॉइस ऑप्ट किया तो बता दें कि हमने चॉइस ऑप्ट कर ली है। और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे लेके किराए पे दे दें तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और अगर आप एसेट को रीवैल्यू कर दें, आरओयू को रीवैल्यू भी किया जाता है, अगर आप आरओयू को रीवैल्यू कर दें तो वेल एंड गुड, वेल डन, वेलकम, आए रीवैल्यू करें। मैच्योरिटी एनालिसिस। The lessee is required to disclose maturity analysis of lease liability for future lease payments. A lessee uses judgment to determine an appropriate number of time bands. Time bands में कई ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 क्लास वाली, जो क्लास में हम करते रहे, ठीक है। और ऑप्शन 2 जो भी हमने देखी है वो भी है। टाइम बैंड्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑप्शन 2 क्या थी? लेस देन 1 year, 1 to 5 years, more than 5। ये वाली भी चलता है, ये वाला भी चलता है दुनिया में जी। पॉज करें। ओके, तो अप्रोप्रिएट टाइम बैंड्स बना लें। चलें जी, प्रेजेंटेशन। डिस्क्लोजर हमारे खत्म हुए। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करने के एतबार से लीज को उसने 3 बातें की हैं। एक P&L में हम प्रेजेंट करते हैं, एक बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करते हैं, एक कैश फ्लो में। तो P&L में लीज को कैसे प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में लीज को कैसे प्रेजेंट करना है, और कैश फ्लो में कैसे करना है। तो मैंने एक आपको कहा है कि अब जो हम पढ़ने लगे हैं उसका पिछले डिस्क्लोजर से कोई ताल्लुक नहीं, आसान सी बिल्कुल बात है। ऑन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जी कैसे शो करें लीज को। मोहतरम, ये बड़ी अजीब सी बात है और मजे की बात है। बैलेंस शीट में लीज को शो करने के 2 तरीके हैं। हम क्लासेस में एक ही तरीका यूज करते रहे हैं, इसने 2 तरीकों की इजाजत दे दी। ये कंपनी की बनी बनाई, मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूं। 2 चॉइस हैं, या आरओयू को सेपरेट लाइन के तौर पे शो कर दें, अगर सेपरेट लाइन के तौर पे शो नहीं करना तो आरओयू को पीपी के अंदर डाल दें।
लेकिन पूरी दुनिया में ROU को लोग क्या शो कर रहे हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर PPE के अंदर डाला है तो फिर PPE का जो नोट बनाए उस नोट में जाकर बताएं कि मैंने PPE के अंदर क्या डाला हुआ है, ROU। हालांकि PPE ओन्ड वाले होते हैं और ROU लीज वाले होते हैं। बहरहाल स्टैंडर्ड ने इजाजत दी भी है, लेकिन हम क्लासों में ROU को क्या करते रहे हैं, अलग शो करते हैं। On the balance sheet, ROU can be presented either separately or in the same line item in which the underlying assets से मुराद underlying PPE would be presented. PPE के साथ शो कर दें। अच्छा, लीज लाइबिलिटी में फिर दो ऑप्शंस बता दें। लीज लाइबिलिटी में दो ऑप्शंस बता दें। लीज लाइबिलिटी में दो ऑप्शंस है, या लॉन्ग टर्म लोन के अंदर डाल दें या लॉन्ग टर्म लोन से अलग शो कर दें। लॉन्ग टर्म लोन तो होता है ना, बैंक से लोन लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। The lease liability can be presented either as a separate line item or together with other financial liabilities. Other financial liabilities का मतलब लिखें लोन, लोन के साथ डाल दें। अच्छा जी, अब सुने, अगर आप लीज लाइबिलिटी और ROU को, अगर आप लीज लाइबिलिटी और ROU को PPE और लॉन्ग टर्म लोन में ना डालें, PPE और लॉन्ग टर्म लोन में ना डालें, तो फिर आप ऐसा करें, आप उसी मेन नोट में जाके जो मैंने आपको कहा है बता दें कि इस PPE में थोड़ा सा क्या पड़ा हुआ है, ROU. If the ROU and lease liability are not presented as separate line items, an entity disclosed in the notes the carrying amount of those items and items in which they are included. तो नोट्स में आप बताएं कैरिंग अमाउंट ऑफ ROU एंड द लाइन आइटम इन विच, किस में पड़ा हुआ है, वो बोले ना किस में पड़ा हुआ है, फिर PPE में पड़ा हुआ है। ये लाइन इधर से पहले समझे। अगर आप ROU को PPE में डाल दें तो दो बातें बताएं, ROU PPE में कितना पड़ा हुआ है और किस में पड़ा हुआ है, यानी PPE में पड़ा हुआ है। अगर ROU को PPE में डाल दें तो कितनी बातें बताएं, दो, ROU कितना है और कहां है। ROU कितना है और कहां है। If ROU and LL are not presented at separate line, समझ आई, सेपरेट लाइन के तौर पे नजर नहीं आ रहा। An entity shall disclose in the notes carrying amount कितना है ROU और किस लाइन आइटम में पड़ा हुआ है। किस लाइन आइटम में पड़ा हुआ है, लाइन आइटम ये वाला है जिसमें पड़ा हुआ है। हाँ, अब 2 में लिखें, लेकिन ये जो लेट आए हैं उनको लेक्चर का पिछला हिस्सा लेके बात समझ आएगी, 2 वाली, 3 4 वाली समझ आ जाएगी। 2 में लिखें, अगर ROU इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको PPE में नहीं डाल सकते। समझ आ गई बात। अगर ROU इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको PPE में नहीं डाल सकते। लेट आने वाले लिखते जाएं, लेकिन वो समझ लीजिएगा, फिर हम बिल्कुल आज एक नई बात शुरू करने लगे। इन P&L एंड OCI, ये तो अब बात सबको समझ आ जाएगी। इन P&L OCI, depreciation charge on right of use is presented in the same line in which the similar expense such as depreciation of PPE are shown.
अच्छा, एक कंपनी है, देखें उसकी बैलेंस शीट में पीपी भी नजर आ रहा है और आरओ यू भी नजर आ रहा है। अच्छा, इस कंपनी के जाके ना हम एडमिन एक्सपेंस देखने लगे हैं, इस कंपनी के एडमिन एक्सपेंस देखने लगे। अब दिल धक धक करे, एडमिन एक्सपेंस में डेप्शन आरओ यू की और डेप्शन पीपी की अलग अलग नजर आ रही है या इकट्ठी नजर आ रही है, जरा देख लेते हैं। इसका हम क्या देखने लगे हैं, एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस कौन से नंबर पे है, 31। ये कौन सा है, एडमिन एक्सपेंस में ध्रुव ने डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट अलग नजर आ रही है, डेप्रिसिएशन ऑन आरओ यू अलग नजर आ रही है। कहां पे, वैसे वो कहते हैं अगर सेम लाइन में भी शो करनी है कोई मसला नहीं। इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द आरओयू इज प्रेजेंट इन द सेम लाइन इन विच द सिमिलर एक्सपेंस इज शोन। या करीब करीब शो कर दें बस, ठीक है। द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन द लीज लायबिलिटी इज प्रेजेंटेड ऑलवेज एज अ फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा जी, लीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां नजर आएगा मेरे भाई, लीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस सेल में नजर आएगा, नहीं नहीं नहीं। लीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आएगा, नहीं 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 नहीं। फाइनल अकाउंट का चैप्टर हमने इंशाल्लाह पढ़ना है, उसके अंदर हम देखेंगे कि लीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा पी एंड एल में। कहां पे, पी एंड एल कैसे बनता है आपको पता है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी। तो लीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट के नोट में जाके देख लेंगे आप, तो वहां पे आपको पड़ा हुआ करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किधर है गया, ठीक है। However, the amount of interest expense on lease liabilities has to be disclosed in the फाइनेंस कॉस्ट में डालें, लेकिन नोट में अलग दिखाएं जरूर कितना है। ये ना इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर बीच में डाल दें। कहां डालने बोले, इन सारे आइटम्स में डालना कहां है, और नोट में जाके बताने कि इसमें कितना डला हुआ है। अलहदा से लिख सकते हैं, वैसे उसने इकट्ठी गई हुई है, डेप्शन आरओयू के अलहदा से लिख सकते हैं, अलहदा ही लिखना वैसे ज्यादा बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 4। अच्छा जी, कल वाली क्लास ली हुई है। अब कैश फ्लो में क्या जाना है, कैश फ्लो में जो हमारी पहले दिन वाली लीज थी लेक्चर 1 वाली, उसमें से इंस्टॉलमेंट जानी है। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस में से इंस्टॉलमेंट जानी है कैश फ्लो में। लेकिन सवाल यह है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग शो करें या इकट्ठा शो करें। उसमें आपको पता है कि कैश फ्लो के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक्टिविटीज होती हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, सॉरी बीच में इन्वेस्टिंग, और आपको क्या कहा था, इंटरेस्ट कहां कहां शो कर सकते हैं, फाइनेंसिंग में शो कर सकते हैं या ऑपरेटिंग में शो कर सकते हैं। अच्छा, और लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट आपको क्या सिखाया था, कहां शो कर सकते हैं, फाइनेंसिंग में। प्रिंसिपल लोन का प्रिंसिपल पे होना कहां, रीपे होना कहां शो करेंगे, और इंटरेस्ट कहां शो करेंगे, या ऑपरेटिंग में, या यही बताया था ना FR1 में, और तो कुछ नहीं बताया था। अच्छा, in statement of cash flow lease payments are classified consistently with the payments on other financial liabilities। other financial liabilities लिखें कौन सी होती हैं, लोन, बिल्कुल लोन की तरह इसको शो करें। the part of lease payment that represent the payment of principal, मतलब वो ना इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल पोर्शन को कहां शो करें? हमेशा फाइनेंसिंग में। प्रिंसिपल को कहां शो करें? हमेशा फाइनेंसिंग में शो करें। डन। द पार्ट ऑफ लीज पेमेंट दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट, इसको कहां शो करें? ईदर एज और कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम in accordance with the entity's accounting policy regarding the presentation of interest payment on loan। जो लोन की पॉलिसी है वही इसकी पॉलिसी बना दें। आप बता दें अगर लोन का इंटरेस्ट फाइनेंस, अच्छा प्रिंसिपल तो हमेशा कहां शो करना है? डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कॉलम। प्रिंसिपल कहां शो करना है? हमेशा फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट या लेकिन नहीं, जिस तरह लोन का करना है उस तरह करना है। अगर लोन का फाइनेंसिंग में शो किया हुआ है तो लीज का भी, अगर लोन का ऑपरेटिंग में शो किया हुआ है तो लीज का भी ऑपरेटिंग में। और कल वाली क्लास अगर आपने ली है तो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट करंट एक्सपेंस कहां शो करें? कैश फ्लो में। वो भी तो एक पेमेंट है, तो वो तो ऑपरेटिंग में शो कर दें। डे टू डे का खर्चा ये 15-20 दिन के लिए एसेट लीज पे लिया हुआ है, 2 महीने के लिए एसेट लीज पे लिया हुआ है। पेमेंट्स ऑन शॉर्ट टर्म लीजेस फॉर लीजेस ऑफ लो वैल्यू एसेट एंड वेरिएबल लीज पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। हाँ, एंड वेरिएबल लीज पेमेंट्स। वेरिएबल लीज पेमेंट कल की क्लास ली थी। कौन सी वाली वेरिएबल लीज पेमेंट्स? डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन एलएल। ये कौन सी वाली होती हैं डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन एलएल? सेल की परसेंटेज वाली या इंडेक्स वाली? अच्छा जी, अब समरी क्या बन गई? प्रिंसिपल कहां शो करने? फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट या फाइनेंसिंग या डिपेंडिंग अपॉन लोन के इंटरेस्ट की पॉलिसी। शॉर्ट टर्म लीज का एक्सपेंस कहां शो करना है? लो वैल्यू का ऑपरेटिंग में। वेरिएबल लीज पेमेंट का ऑपरेटिंग में। खत्म। चलें ठीक है, ये अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल IAS 21 निकाल लें। आप लोगों ने लिए हुए हैं पहले 3 लेक्चर? हाथ खड़ा करने जिसने पहले 3 लेक्चर लिए हुए हैं। पहले 3 लेक्चर अगर किसी ने नहीं लिए हुए तो फिर अभी बैठने का ऐसा उसको फ़ायदा नहीं होगा। पहले 3 लेक्चर ज़रूरी हैं। IAS 21 के लेंगे तो अब ये समझ आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि लीज में IAS 21 भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस किधर हैं? पेज नंबर 381। IAS 21 में लोन और इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शंस को इसलिए नहीं पढ़ाया था पहले 3 दिनों में क्योंकि लीज में जाके डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम बनाना सीखना था। क्योंकि अब वो कॉलम बनाना सीख लिया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ही बनाकर आप IAS 21 में अकाउंटिंग सीख लेंगे। भाई वो A2 बना दो, शुरू करो।